इस मंच में एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को, जो कि इस लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी हैं, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। हम चाहते हैं कि आप अपने विचारों को युवाओं के सामने प्रकट करें। साकार फाउंडेशन के युवा संसद के इस अभिनव कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे इस अंचल के प्रसिद्ध व्यवसायी हमारे मित्र आदरणीय दिलीप सूर्यवंशी जी, इस आयोजन की रचना और इसको क्रियान्वित करने में जिनकी भूमिका है, ऐसे विश्वजीत जी, देवयानी जी, और आज इस अवसर पर मेरे साथ संसद में साथी रहे ऐसे नागपुर से पधारे हैं विकास महात्मे जी, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव श्री अरविंद शर्मा साहब, और उपस्थित सभी युवा संसद में भाग लेने के लिए आए देश भर के युवा भाइयों और बहनों, आज इस अवसर पर आप सबके मध्य उपस्थित होकर मैं बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ, और विशेष रूप से विश्वजीत जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पूर्व मध्य प्रदेश की विधानसभा परिसर में हम सब लोगों को उनके प्रयत्नों से भारत के लघु स्वरूप का दर्शन करने का यह निश्चित रूप से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर पधारे हैं। मैं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के नाते आप सभी का इस परिसर में हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रांत तो निश्चित रूप से है ही, लेकिन मध्य प्रदेश सारी विधाओं से भरपूर है, सारी संपदाओं से समृद्ध है, और यह मध्य प्रदेश नेतृत्व की दृष्टि से भी देश को उत्कृष्ट नेतृत्व देने वाली संस्कारधानी के रूप में समूचे भारतवर्ष में जाना जाता है। मुझे प्रसन्नता है, गौरव है कि इस गौरव को और विस्तार देने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी प्राणपण से जुटे हुए और मध्य प्रदेश के हर कोने को सजाने और संवारने में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। यह हम सब के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। आप सभी युवा संसद में उपस्थित हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस हाउस में आप सब लोगों की भूमिका सांसद जैसी ही है। आप सब जिस आयु में हैं, उस आयु की महत्ता का मैं समझता हूँ कि सभी युवा सांसदों को भान होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में सामाजिक और राजनीतिक परिवेश जैसा है, उसके कारण भविष्य की पीढ़ी को जो प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसके कृतित्व में इसका सर्वथा अभाव दिखता है। इसलिए हम सब युवाओं के ध्यान में ये रहना चाहिए कि
कि ये आयु वर्ग ऐसा आयु वर्ग है जिसमें हम अपने जीवन की भी दिशा तय कर सकते हैं और भारत के भविष्य की दिशा भी निर्धारण करने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। प्राचीन भारत में अगर हम जाएं तो ध्यान में आएगा कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने देशाटन किया, 4 मठों की स्थापना की, सनातन को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। वो भारत जब सड़कें भी नहीं थी लेकिन पूरे देश की यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करना, एक बड़े समाज को एक सूत्र में पिरोना, यह प्रयत्न शंकराचार्य जी का कितना समृद्ध प्रयत्न रहा होगा। लेकिन जब शंकराचार्य जी ने यह यात्रा की और मठों की स्थापना की, उस समय शंकराचार्य जी की आयु आपके बराबर की आयु थी, युवावस्था ही थी। देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1957 में हुआ। उस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व रानी झांसी लक्ष्मीबाई कर रही थी और आप सब इस बात को ध्यान में रखते ही होंगे कि अगर वह आंदोलन हम आपसी फूट की वजह से हारे नहीं होते तो हिंदुस्तान 1957 में आजाद हो गया होता। उस समय रानी झांसी की उम्र भी 23-24 साल की थी, जो लगभग आपके बराबर की थी। ठीक इसी प्रकार से हम स्वामी विवेकानंद जी को लें, जो युवाओं के सबसे प्रमुख आदर्श माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए और हिंदू धर्म ध्वजा को उन्होंने पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और लोहा मनवाया, उस समय स्वामी विवेकानंद जी की भी आयु आपके बराबर की ही आयु थी। दूसरे स्वतंत्रता संग्राम को भी अगर हम लें तो उसकी पृष्ठभूमि भी इसी आयु के लोगों ने लिखी। यद्यपि उस आंदोलन में बहुत सारे लोग थे, सारा देश जागृत था, लेकिन चाहे हम चंद्रशेखर आजाद जी को देखें, चाहे हम सुखदेव को देखें, चाहे राजगुरु को देखें, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को देखें, चाहे अशफाक उल्लाह खान को देखें, ये सारे के सारे ऐसे नौजवान थे जिन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी हुई प्रतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और भारत माता को स्वतंत्रता दिलवाने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। उस समय उनकी आयु भी आप लोगों की आयु के बराबर ही निश्चित रूप से थी। आजादी के बाद भी अगर हम देखेंगे तो 74 में एक आंदोलन हुआ और उस समय देश में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उसके बाद आपातकाल आया, लेकिन आजादी के बाद सरकार के विरुद्ध सबसे बड़ा आंदोलन था जो बिहार और गुजरात से प्रारंभ हुआ और सारे देश को उसने आकार दिया। परिस्थितियां बदली, सरकार बदली, नया आयाम देश को मिला। उस आंदोलन का नेतृत्व अगर करने वाले कोई लोग थे तो आपकी आयु के लोग थे। बाबू जयप्रकाश नारायण जी तो उस आंदोलन का मार्गदर्शन कर रहे थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आयु की महत्ता को हम समझें, क्योंकि आज बीजारोपण ठीक होगा तो निश्चित रूप से वृक्ष भी अच्छा बनेगा और फल भी अच्छे मिलेंगे। आज बहुत सारी चीज़ें हम विचार करते हैं, जैसे आप सब लोगों ने प्रमुख विषयों के रूप में समान नागरिक संहिता को चुना, पर्यावरण को चुना। ये दोनों ज्वलंत विषय हैं और मैं इसके लिए आयोजकों को धन्यवाद देना
कि इस दिशा में आप सब देश को जागरूक करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब आज क्यों हो पा रहा है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। समान नागरिक संहिता पहले भी आ सकती थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारों को निर्देश दिए थे, लेकिन क्यों नहीं हुआ और आज क्यों हो पा रहा है, इसके पीछे अगर हम दृष्टिपात करेंगे तो ध्यान में आएगा देश में दल तो थे, लेकिन देश में विचारधाराएं भी थी। कुछ दल शासन करने के लिए दलगत राजनीति करना चाहते थे और कुछ दल ऐसे थे जो देश को बदलने के लिए राजनीति करना चाहते थे। और इसलिए 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि सबको समान न्याय मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, इस देश की गरीबी दूर होना चाहिए, इस देश से भेदभाव समाप्त होना चाहिए, इस देश के हर बेरोजगार हाथ को काम मिलना चाहिए और जो धाराएं, जो कानून देश को दो भागों में विभक्त करता है, ऐसी धारा 370 और 35A को समाप्त करना चाहिए। राष्ट्रीय भारत का अनिवार्य अंग है, तो ये अंग हमें व्यवहार में दिखना चाहिए। आप सबको मालूम है कि उस कालखंड में वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना है तो भी हमको परमिट लेकर जाने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय कहा कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, और इसको लेकर उन्होंने आंदोलन किया और कश्मीर की परमिट व्यवस्था को उन्होंने तोड़ा। वहाँ की जेल में उनका प्राणांत हुआ और उसी का परिणाम है कि वह व्यवस्था टूटी और सबका जाना आना सुगम हुआ। उसी समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समान नागरिक संहिता की भी बात की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये सब लोग भी लगातार इस विषय को उठाते रहे और आज उसी विचारधारा को मानने वाले लोग राज्यों में और केंद्र में हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि हमने सबको समान न्याय और समान अधिकार की बात की है और अगर आज हम इस योग्य हैं तो ये काम देश में होना चाहिए। धारा 370 की समाप्ति हुई, 3 तलाक समाप्त हुआ, पुराने और अप्रासंगिक कानूनों का खात्मा हुआ, नए नए कानून गढ़े गए और उसके कारण आज भारत को निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है। फिर पर्यावरण का विषय हो, फिर स्वच्छता का विषय हो, ऐसे विषयों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश में उठाया जाता रहा है, जिसके सदपरिणाम आ रहे हैं। लेकिन समान नागरिक संहिता के लिए जन जागरूकता पैदा करना और प्रकृति के साथ तालमेल हो, इसके लिए पर्यावरण पर निश्चित रूप से विचार करना, जागरूकता फैलाना, ये इस पीढ़ी का परम कर्तव्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मनोयोग से जिन विषयों को लेकर आप आधारभूत संरचना गढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, आने वाले कल में जब भविष्य का भारत विकसित भारत के रूप में देखा जाएगा, तब आपकी इस पीढ़ी का उस बहुमूल्य योगदान को कोई भी नकार नहीं सकेगा और इस बहुमूल्य योगदान के लिए निश्चित रूप से आप सबको सराहा जाएगा। आज इस अवसर पर मैं आप सबके इन सद प्रयत्नों के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की आपको अनेकानेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत